हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं कहता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आइए बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को सेकंड एपिसोड की ओर। तो भाई सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ प्रीवियस चैप्टर से, यानी कि जब न्योनिका प्रेग्नेंट थी तब वो और राजीव कितने अच्छे कॉम्बो से रहते थे। उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। राजीव काफ़ी टेक केयर करता था उसकी जब वो प्रेग्नेंट थी, और अपने एक पति होने का फ़र्ज़ काफ़ी अच्छे तरीके से निभा रहा था। यह हमें दिखाया जाता है। फिर आता है प्रेजेंट डे का दिन, क्योंकि ये सब सपना देख रही होती है न्योनिका, जहाँ पे उसकी लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसके सिलेक्शन की डेट होती है, कोई स्पोर्ट्स होता है। अब वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद वो जो न्योनिका होती है उसके पास फ़ोन आता है उसके हस्बैंड का, जहाँ पे उससे वो बातें करती है, कुछ कॉन्वर्सेशन करती है नॉर्मल कि कैसे हो, क्या हाल चाल है। उसके बाद भाई वो अपने काम के लिए अपने ऑफिस निकल जाते हैं। यहाँ पे ऑफिस जाने के बाद उनकी एक मीटिंग होती है, गेट टुगेदर होता है सभी स्टाफ का, जहाँ पे उनकी मैम उनसे कहती है कि देखो भैया, हमारा बिजनेस बहुत ही स्लो हो रहा है और इस तरीके से मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। मुझे एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा वाला केस चाहिए, जैसे कि हम पैसे बना सके और तुम लोगों की मदद भी कर सके, ताकि मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाए और आगे जाए। अब जैसे ये बात कंप्लीट होती है, यहाँ पे सारा स्टाफ बाहर चले जाता है। अंदर बसते हैं सिर्फ वो मैम जिनकी कंपनी होती है, उनका असिस्टेंट विशाल, जो कि दोस्त होता है न्योनिका का। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो मैम होती है उनकी मेन हेड होती है, वो नहीं चाहती कि जो न्योनिका है वो इस कंपनी में जॉब करे। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि न्योनिका और धीरज दोनों एक दूसरे के स्थान के लिए लड़ रहे होते हैं एक जॉब के लिए, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे काम कर सकती है। तो विशाल कहते हैं तो तुम डायरेक्ट उसको जाके बता दो, जहाँ पे वो कहती है अभी नहीं, एक दो दिन बाद। उसके बाद एक कॉल आता है न्योनिका के पास, जो कि उसकी बेटी अनन्या के स्कूल से होता है, जहाँ पे अनन्या उनको बताती है कि उनके स्कूल में उनका एक जो फ्रेंड होता है न्योनिका का, उनका फ्रेंड का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो न्योनिका बताती है कि रजत को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, आप उसकी मदद कीजिए। जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम एक बार बात करो कि आखिर माजरा क्या है। जहाँ पे उसका असिस्टेंट फ़ोन करती है स्कूल में, पता लगाती है कि क्या केस है, तो उन्हें पता चलता है एक मर्डर केस है। मर्डर का नाम सुनते ही जो न्योनिका होता है वो भागी जाती है अपने असिस्टेंट के साथ पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड का लड़का होता है, तो वो नहीं चाहते कि वो जेल में जाए। तो वहाँ जाके पता चलता है कि रजत के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अपने स्कूल के गार्ड की हत्या की है, उसके मर्डर किया है, उसके जुल्म में वो अंदर जा रहा है। फिर सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिए जाते हैं, और ये बात देखने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि कुछ भी करके तुम मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। जब वो कहती है कि ऐसा कोई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बेटे जैसा है और मैं इसकी पूरे तरीके से मदद करूँगी। जहाँ पे वो अपने मैम को आके कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस केस को मैं हैंडल करूँ, क्योंकि अगर मैं हैंडल करूँगी तो मैं एक पर्सनल लेवल पे हैंडल करूँगी, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर बन सकता है, कि मेरे दोस्त का लड़का है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस केस को धीरज हैंडल करे, और इसकी जो मैम रहेगी उसको टीच, इसको गाइड मैं करूँगी। और इस तरीके से काम चलता रहता है। तो फर्स्ट रीडिंग होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि जो रजत है उसको मर्डर करते हुए देखा है तरुण ने। तरुण एक लड़का होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव का, जहाँ पे जादव पहले अलर्ट कर देता है न्योनिका को कि अगर तुमने मेरे खिलाफ, मेरे भांजे के खिलाफ कुछ भी गवाही देने की कोशिश की तो याद रखना कि मेरे पास तुम्हारे पति की और भी वीडियोस क्लिप है और मैं उनको वायरल कर सकता हूँ। लेकिन जो न्योनिका होती है सबको इग्नोर मारती है। तो फर्स्ट रीडिंग में दिखाया जाता है कि जब रजत के ऊपर सारे इल्जाम लगा रहे होते हैं, जहाँ पे तरुण म्यूनिसिपल कमिश्नर का भांजा होता है, वो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रजत ने उसको धक्का मारा। एक्चुअली कहानी ये थी कि प्रिंसिपल के ऑफिस में उनको जाना था एक पेपर लेने के लिए, पीछे से इलीगल तरीके से। तो रात के समय रजत जो है वो जा रहा होता है और गार्ड उसको देख लेता है। तो जैसे गार्ड उसको देखता है तो अपने आप को बचाने के लिए रजत गार्ड को धक्का मारता है, और गार्ड पैडी से घिसटता हुआ नीचे जाता है, और पड़ने के बाद पैडी से चोट लगने के बाद सिर पर उसका खून हो जाता है। और ये मैं अपने आंखों से देख रहा था कि उसी ने मर्डर किया है। जो धीरज होता है वो इस केस को आगे बढ़ाने की मांग करता है, यानी कि डेट आगे बढ़वाता है, ताकि अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके। तो ऐसे केस आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डे कुछ तहकीकात करने के बाद, यानी कि न्योनिका अपने असिस्टेंट के साथ वापस उसी स्कूल में जाती है रात के समय, ताकि वो अच्छे से पता लगा सके, क्योंकि उसका माइंड सेट ये था कि जो हम दिन में नहीं दे सकते वो यहाँ पे अकेले में आराम से देख सकते। अपन को पता लगता है कि रात के समय जो स्पार्कलिंग पार्क होता है उनका, यानी कि स्कूल का जो पार्क होता है, वहाँ पे जो फव्वारे चलने शुरू हो जाते हैं 9 बजे। तो अब उनको आइडिया लगता है कि अगर 9 बजे चलने शुरू हो जाते हैं तो अगर तरुण ने मर्डर केस देखा था, पूरा मर्डर देखा था, तो वो भीगा भी होगा, क्योंकि 9 बजे शुरू हो जाते हैं फव्वारे चलने, और वो ऑफकोर्स भीगा होगा, हर जगह फव्वारे चलते हैं पार्क में। फिर नेक्स्ट डे जब हियरिंग होती है तो तरुण से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि तुम किस समय वहाँ से चले गए थे ये मर्डर देखने के बाद। जब वो बताता है कि मैं 9 बजे के बाद वहाँ से चला गया था मर्डर देखने के बाद, और 4-5 मिनट बाद अपना स्कूल क्रॉस कर चुका था। जब उससे पूछा गया कि तुम 9 बजे के बाद गए हो तो तुम भीगे भी होने चाहिए, क्योंकि फव्वारे चलने शुरू हो जाते हैं और पूरे पार्क में पानी ही पानी हो जाता है। अगर तुम मर्डर देख रहे थे तो तुम गिले भी हुए होंगे। और यहाँ पर वो तरुण कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो एक्चुअली गिला नहीं था और ये फेक केस बनाया गया था रजत के ऊपर। यहाँ पे फिर प्रूफ होता है कि इस केस को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए, और पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि इस केस को दोबारा से ओपन करो और अच्छे से शेड्यूल करो।
क्योंकि यहाँ पे जो सच सामने आता है, मर्डर किया गया था वो रजत ने नहीं बल्कि खुद तरुण ने ही किया था, और तरुण की ये गवाही झूठी होती है, तो इसके ऊपर उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ से सुधर सके। और यहाँ पर जो धमकी दी थी म्यूनसिपल कमिश्नर ने कि हमारे पास हमारे पति यानी कि नियोनिका के पति के कुछ क्लिप्स होते हैं, तो वो एक पेन ड्राइव उसके घर पे भेज देता है, और पेन ड्राइव घर पे भेजता है तो घर पे होते हैं उसके बच्चे यानी कि अनन्या और उसकी बहन। वो दोनों उस पेन ड्राइव को देखते हैं और लैपटॉप पे चला के देखते हैं, तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि उनके पापा की क्लिप होती है और सेक्सुअल क्लिप, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर होता है। और ये बात वो अपनी मम्मी को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसको छुपा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो अभी भी जूही को मर्डर ठहरा रहे होते हैं। वो अभी भी यही दावा करते हैं कि इसी की वजह से उस लड़के ने अपनी जान दी है जो कि क्रिकेटर है मोहित ने। और पता नहीं क्या बात हुई उस कोर्ट के अंदर जो सिर्फ उस नियोनिका एक अच्छी पत्नी को पता है और उस जूही को पता है, क्योंकि एक मर्डर को आज़ाद कर दिया गया कोर्ट के अनुसार। अब ये चीज़ें वो लड़की सहन नहीं कर पाती है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है सेकंड एपिसोड का। अब ये थी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। और आपको ये अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने कुछ ही दिनों में इसका थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं लेके आने वाला हूँ, थर्ड एपिसोड की। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।